अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन का आगाज़ भी बहुत खुशगवार अंदाज में हो चुका होगा। और उम्मीद के साथ साथ दुआ भी है कि बाकी का दिन भी आपका जो है बहुत खुशियाँ भरा हो। अगर आपके कोई रुके हुए काम हैं तो वो हो जाएँ। और साथ ही साथ जो है वो मौसम बदल रहा है, जैसे कि हर रोज़ मैं आपसे कहती हूँ कि अपना बहुत ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। आई नो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है आजकल पानी पीना, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप पानी पीते रहें ताकि जो है बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रहे। मौसम इस तरह का है कि नज़ला ज़ुकाम खांसी आम हो रहा है, तो ज़रा कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा सा कूज़ी रखें। जब घर से बाहर निकलें तो इस तरह के जो है कपड़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपको मौसम का जो भी असर है वो आपकी सेहत पर मुरतब नहीं हो। और अपना बहुत ख्याल रखें क्योंकि आप हमारे लिए बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम आप ही का है क्योंकि आप ही की वजह से चलता है, तो इसलिए आपका तंदुरुस्त होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो है वो अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि पॉजिटिविटी जो है वो हमारी चॉइस है। अगर हमारे थॉट्स अच्छे होंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकेगी, हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रह सकेंगे। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में से चीज़ों को क्या चूज़ करना है वो हम पे डिपेंड करता है। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ें, दूसरों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक आपके लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। और अपने प्यारों का, अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन सबका बहुत ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगी में आसान अंदाज में आगे बढ़ते रहें। स्पेशली अगर बात करें आपके रिश्तों की, तो रिश्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनका बहुत ख्याल रखें। अपने पेरेंट्स की जो है वो कदर करें। अगर आपके पेरेंट्स हयात हैं तो उनके साथ प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त का रवैया बरतें ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान होती जाए। जैसे जैसे हम देखते हैं कि दिन गुजरते जा रहे हैं तो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। थोड़ा सा हम देखें दुनियावी लिहाज से तो ज़िंदगी ज़रा जो उसकी गाड़ी है वो थोड़ी मध्यम बढ़ गई है, थोड़ा सा मुश्किल हालात से गुजर रही है। तो मुश्किल हालात में जो है कभी भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और कोशिश करें कि हालात कैसे भी हों सर्वाइवल बने और सर्वाइव करने की कोशिश करें। क्योंकि देखें, अगर आप स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं, आप तब हारते हैं जब आप खुद, आपकी विल पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और सर्वाइवल एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मुल्की हालात की बात करें, सियासत की बात करें तो अप्स एंड डाउन्स हर तरह के जो है वो पाकिस्तान के शहरियों ने भी देखे हैं और सियासत में बैठे हुए, ऐवानों में बैठे हुए जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने भी देखे हैं। काफ़ी अरसे के बाद जो है PMLN में एक बहुत बड़ी जो है वो जिसको कहते हैं कि लाहेअमल हुआ है, वो है मियाँ साहब की वापसी। और उस वापसी के बाद क्या असरात मुरतब हुए हैं, क्या PMLN का वोट बैंक बढ़ेगा और क्या पार्टी के अंदर किसी भी तरह की जो ग्रुप बंदियाँ हैं उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, कितना सच्चाई है इसमें, कितनी सदाकत है, कितना झूठ है, कितना सच है। इसी पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है अमीन भट्ट साहब हैं, साबिक डिप्टी मेयर और सिटी नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का, आप हमारे प्रोग्राम में आए। साथ ही साथ इसी हवाले से अपडेट करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच कि आप भी आए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मौसम अब जैसे चेंज हो रहा है तो उससे तो ज़्यादा मूड बेहतर हो गया, फ्रेश भी हो गया है। तो थैंक यू सो मच, आपने भी हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। सर सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा, तो ये तो आपकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन अगर पार्टी के हवाले से बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें सोशल मीडिया पे भी दिखाई देती हैं, हमें जो है इर्द गिर्द भी सुनाई देती हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है बहुत सारे मफरूज़े भी उठते रहते हैं। तो मियाँ साहब की वापसी के बाद PMLN अगर पार्टी की बात करें तो क्या असरात मुरतब हुए हैं, सूरत हाल कैसी है पार्टी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह मैंने देखा है कि हर बंदे को, पाकिस्तान की हर अवाम को और हमारे सियासतदानों को ये यकीन था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो पाकिस्तान में आ चुके हैं। उसके बाद अब यकीन हो चुका है हमारी अवाम को कि मियाँ साहब अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ही बनेंगे, क्योंकि उनके अलावा अब कोई लीडर भी नहीं रहा। तो जब वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे साहब का, तो उन्होंने ही हमारा पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर गए, कारोबार बेहतर हुए, पाकिस्तान की तरक्की की तरफ गामजन हुआ। तो उसके बाद इसलिए अवाम को आजकल उन्हें यकीन है अवाम को कि मियाँ साहब इंशाअल्लाह मुल्क को संभाला कर लेंगे और फिर कारोबार चलेगा,
मुल्क की बेहतरी होगी। और उसके बाद जो हमारे सियासतदान हैं, जो सियासतदान हैं ये समझ चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने बन जाना है और हमने भी MNA बन जाना है और MP बन जाना है। देखिए, मैं आपकी वजाहत से मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये बताना चाहता हूँ कि जो गलतफहमी उनके ज़हन में। मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTS 10 और सियासत के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह मियां साहब की वापसी के बाद जो है वो हालात चेंज होंगे, अगर होंगे तो उसका पाकिस्तान पे जो है वो क्या असरात मुरतब होंगे, क्या PMLN का वोट बैंक बढ़ सकेगा या नहीं। वो तमाम हक़ाइक़ हैं जो कि आवाम जानना चाहती है कि आगे का क्या लाहे अमल रहेगा, इलेक्शन की स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं और किस तरह से हालात जो है वो आवाम के लिए स्पेशली जो है वो साजगार होंगे। बट साहब, आप बात कर रहे थे कि किस तरह से मियां साहब की जो वापसी है वो पार्टी के लिए साजगार साबित हो रही है और बाद में जो है वो आवाम के लिए क्या आने वाले दिनों में इसके क्या असरात मुरतब होंगे। देखिए, एक तो जब से मियाँ साहब पाकिस्तान आए हैं पार्टी मजबूत हो चुकी है। उसके बाद अवाम के लिए ये है कि अवाम में भी खुशी की लहर है। इसीलिए लहर है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मियाँ नवाज शरीफ वाकई मुहिब वतन है और वो पाकिस्तान का सोचते हैं, अवाम का सोचते हैं, गरीब लोगों का सोचते हैं। मुल्क तरक्की करता है, माशियत बेहतर होती है, तो उससे काफ़ी मियाँ साहब का आने से फ़र्क पड़ा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह मैंने आपको पहले ये बताया कि हमारे जो MNAs हैं, MPs हैं, उनको ये यकीन हो चुका है कि अब मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और हम MNA बन जाएंगे, MP बन जाएंगे। लेकिन मैं मियाँ साहबान से ये आपकी ये वसासत से 41 की वसासत से ये बताना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आपके आने से इनकी गर्दनों में सरिये आ चुके हैं, क्योंकि ये सरिये आने अच्छी बात नहीं है, अवाम के लिए अच्छी बात नहीं है, मियाँ साहब आपके लिए अच्छी बात नहीं है। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे MNAs को टिकट दें जो वर्कर हो, जो अवाम में रहता हो। ऐसे MNAs को टिकट ना दें जब वो जो जीत जाते हैं तब भी इंग्लैंड चले जाते हैं, जब वो हारते हैं तभी इंग्लैंड चले जाते हैं। मैं अपने एक MNA यानी कि वो 102 MNA का हल्का 102 का है, अब शेरली अवाम इलेक्शन लड़ा। तो पिछले दफ़ा ऐसे हुआ कि जब वो हारा तो वो चला गया इंग्लैंड, तो उसके बाद जो पाकिस्तान में आया तो लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, अब तक भी पसंद नहीं करते। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, बल्कि मुतालबा भी करूँगा अपनी नून लीग पार्टी से कि बराए मेहरबानी उन उम्मीदवारों को टिकट दें जो अवाम में रहते थे, जो अवामी आदमी हो। ऐसा कोई उम्मीदवार ना दे वो इलेक्शन जीते फिर वो आपके पास जाता है या वो अवाम का काम नहीं करता। अब उनको ये गलतफहमी दूर करवा दें कि इलेक्शन वो ही जीतेगा जिसको वोट डलेंगे। ये बात दीन में निकाल दें कि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनना है तो आपने भी जीत जाना है। तो उन्हें बताएं कि अवाम ने वोट देने हैं तो उन्होंने जीतना है, तो ऐसे वैसे कभी भी नहीं जीतेंगे, तो ना ऐसे जीतना चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना आपके चैनल के साथ से कि इनकी गर्दनों में सरिया आ चुका है। ये गर्दनों का सरिया मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और राणा सनाउल्लाह निकाल सकते हैं, नहीं तो अवाम ने तो निकाल ही देना है। तो अगर अवाम निकालेगी तो नुकसान हमारी पार्टी का होगा। तो मैं नहीं चाहता कोई कि वर्कर आदमी हो, ताजर भी हो, वर्कर भी हो, मैं नहीं चाहता कि हमारी पार्टी का नुकसान हो। लिहाजा उन बंदों को, उन आदमियों को टिकट दें जो अवाम में रहते हों, जो अवाम को पसंद करते हों और अवाम भी उनको पसंद करती हो। ठीक, अगर बात करें अब्दुल रहमान, जैसे कि हम पिछले काफ़ी अर्से से बात करते आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो एक इमेज है वो थोड़ा सा उस पर इफ़ेक्ट भी आया था पंजाब की अगर बात करें स्पेशली, तो आपको क्या लगता है कि वो जो इमेज है उसमें कुछ बेहतरी आई है? वो जो मोराल था जो डाउन हो गया था उसमें थोड़ा सा कुछ बेहतरी देखने में मिल रही है मियाँ साहब की वापसी के बाद? और पार्टी के हवाले से अगर स्पेशली देखें तो आप क्या समझते हैं कि पार्टी में किस तरह के चेंजेस जो हैं वो मुतवक्के हैं? जी, ये जो प्रोग्राम हुआ है इसमें मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के बाद बिलाशुबा मुस्लिम लीग नून बड़ी मजबूत हुई है और नून लीग जो बैक फुट पे गई थी वो दोबारा से वापस आ गई है। जो पब्लिक में मायूसी थी या जो उनके वोटर में मायूसी थी वो एक तरह से अब इत्मीनान में बदल चुकी है। फिर ये मज़े की बात है कि अब उनका मद्दे मुकाबले भी कोई नहीं रहा।
मद्दे मुकाबल जेल में बैठा हुआ है, पार्टी पर सख्तियाँ चल रही हैं और इलेक्शन में एक तरह से इनको फ्री हैंड मिल रहा है। तो वही भट्ट साहब ने भी निशानदेही की कि उसकी वजह से बंदे जो है वो ना अब बातें नहीं वर्कर्स की सुन रहे हैं ना, वो उनकी गर्दनों में जो सरिये आए हुए हैं। तो ये कई हलकों में मसला बनेगा। एक तो जो अमीन भट्ट साहब ने निशानदेही की है, ये मसला तो अपनी जगह अवध शेर अली का है ही कि वो लंदन में पाए जाते हैं ना, मतलब जब वो हार जाएं या जीत जाएं या वैसे भी इस्लामाबाद रहते हैं, हल्के को बहुत कम टाइम देते हैं। और ये अब तो वैसे ही समझा जा रहा है कि नून लीग के लिए जो है वो एक तरह से जीत का सामान पैदा हो गया, तो अब उन्हें वैसे ही ज़रूरत नहीं रही। कुछ और हल्के हैं जहाँ पे राजा रियाज अहमद जो है वो पीटीआई से आए हैं या नवाब शेर वसीर, उनको एडजस्ट किया जाएगा। फिर इसके अलावा कुछ लोग जो पीटीआई को छोड़कर गए हैं, उनको लेने के हवाले से बातें चल रही हैं। तो अब जो असल मुकाबला है वो नून लीग के अंदर होगा। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब तो चाहेंगे कि पार्टी जीते मरकज़ में भी और पंजाब में भी, ताकि सूबे में और मरकज़ में हुकूमत बने। फिर जो पुराने लोग हैं जो चाहे बड़ी देर से वाबस्ता हैं लेकिन वो इलेक्शन हारते आ रहे हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं, अब पार्टी उनसे भी जान छुड़वाना चाह रही है। तो ये कई अब पार्टी के अंदर से ही जो है वो खिचड़ी तैयार हो रही है कि पार्टी के अंदर से ही तय किया जा रहा है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको ना दिया जाए, या उसकी कोई बेटे को दे दिया जाए। क्योंकि ये कई हल्के हैं कि जहाँ पर वो बंदे तब भी जीतते हैं जब पार्टी पे अच्छी वेव हो। जब भी कंपटीशन आता है तो इलेक्शन हार जाते हैं बंदे और चुप करके बैठ जाते हैं, और बाद में जो है वो जब अच्छा वक्त आता है फिर वापस आ जाते हैं। तो अब उनसे भी पार्टी जान छुड़वाना चाह रही है। जो कमिटेड लोग हैं उनको आगे लाने के हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। तो ये आने वाले कुछ दिनों में मंजरनामा मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अभी इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि कहा कि जो तारीख है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगी, 28 या 29 जनवरी बनेगी, तो अभी हतमी तारीख नहीं है। 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ हो जाएंगी, हतमी फहरिस्त लग जाएगी। लेकिन कुछ सोर्सेज की अगर बात करें या दूसरी भी, अगर जारी बात है बहुत सारे चैनल्स पे बात की जाती है, तो बहुत सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि नहीं, इलेक्शंस कभी होंगे ही नहीं, ये सिर्फ जो है ये बातें हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। मतलब डिफरेंट तरह की जो है ना वो बातें सुनने में आती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन देर से होंगे या नहीं होंगे? अजीन, तो इलेक्शन हो जाएंगे, लग रहा है कि यहाँ पर जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। अब ज़्यादा तखीर नहीं होगी, क्योंकि गुज़श्ता रात भी एक जगह पे इकट्ठे थे, तो वहाँ पर भी राना सनाउल्लाह खान ने भी तस्दीक की है कि अब इलेक्शन रोकना जो है वो अमलन मुमकिन नहीं रहा। अदालती प्रेशर है, IMF का प्रेशर है, दोस्त ममालिक का प्रेशर है, फिर मियां नवाज शरीफ की वापसी हो गई है। तो इंतज़ार तो ये था कि उन्हें रिलीफ मिल जाए, उन्हें रिलीफ भी मिल चुका है। तो अब बाज़ार जो है वो इलेक्शन रोकने की कोई वजह नहीं है। मतलब काकड़ साहब को वज़ीर आज़म टिके रहने पे वो को नून लीग का ख़ास फ़ायदा नहीं है कि वो वज़ीर आज़म बने रहें, या इसी तरह से वजारत उज़्मा जो है वो किसी और के हाथों में चलती रहे। तो अब वो चाहते हैं कि हम खुद इसको जो है वो कंट्रोल करें, क्योंकि यही महीने होते हैं बेहतरी वाले, सर्दी के। गर्मी में तो बिजली के बिल्स जो है उससे ही बंदे उकता जाते हैं। तो ये जनवरी फरवरी में एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन हो जाएंगे, और इस सिलसिले में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। नून लीग कुछ ही दिनों में जलसों के हवाले से भी कॉल दे देगी। अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने केसेस बने हुए हैं उनसे जान छुड़वा ली जाए ना। मियां नवाज शरीफ ज़मानतों पे हैं, मरीम नवाज जो है वो अहल हो जाएं, उनके केसेस ख़त्म हो जाएं, 1-2 महीनों में यही प्लान किया जा रहा है। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है कि वो तमाम काम जितना भी है वो हल्का बंदियाँ की गई हैं, नई करनी पड़ी, क्योंकि सेंसस हो गए थे। तो ये 30 नवंबर के बाद लाजमी कोई ना कोई डेट देनी पड़ेगी इन्हें इलेक्शन के हवाले से कि ये हतमी तारीख होगी। अदालती प्रेशर भी आ रहा है कि इलेक्शन पूरे मुल्क में एक ही यकसा तारीख को करवाने के हवाले से इकदाम किए जाएँ। दूसरी जानब जो सबसे बड़ा खौफ था PTI का, वो तो अब साफ़ हो गया पत्ता उनका। वो तो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं रही। PTI की जो A की आदत थी, B की आदत थी, C की आदत थी, वो भाग गई है। अब तो कारकुनान बचे हैं। तो जब कोई इलेक्शन लड़ने के लिए मौजूद ही नहीं होगा तो कारकुनान किसको वोट देंगे ना। देखें, फ़र्क हबीब था यहाँ पर फैसलाबाद में, आखिरी बंदा वो भी छोड़ गया। उससे पहले ज़्यादातर लोग जो है वो उनके नज़रियाती कमिटेड लोग थे, वो छोड़ चुके हैं। तो इसी तरह से जो उनके MP MNAs थे वो ज़्यादातर भागे हुए हैं। जो अगर किसी ने नहीं छोड़ा तो वो बाहर बैठा हुआ है, जिनके वो फिर भी इलेक्शन लड़ने की उस तरह से पोजीशन में नहीं है। तो आपको नहीं लगता कभी कभी खुश फहमियाँ, जैसे कि भट्ट साहब ने भी बात की कि बहुत सारे लोगों की गर्दन में सरिया आ गया है, तो
कभी कभी खुशफहमियाँ जो है वो इंसान को मार देती हैं कि अच्छा अब तो पार्टी की तरफ से तो मैं हूँ, इलेक्ट हूँ और जो सीट है वो मेरी ही पक्की है। तो हो सकता है कि मंजर जो है वो इलेक्शन जब भी हो तो मंजर चेंज हो जाए। खुशफहमी भी कभी कभी इंसान को मार देती है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन बज़ाहिर जो तासुर जा रहा है कि इसमें देखिए, अगर तो पीटीआई को मुकाबला करने दिया जाता है तो फिर तो ये वाकई बड़ा सख्त मुकाबला होगा। फिर जो बंदा जीत के आएगा वो तो बाकायदा कंपटीशन से आएगा। अगर पीटीआई के लोग मुकाबले में नहीं होंगे तो फिर ये वन साइडेड मुकाबला होगा। और बज़ाहिर ये तासुर जा रहा है कि ये वन साइडेड मुकाबला ही होने जा रहा है, क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट हम देख रहे हैं कि कोई भी बंदा पीटीआई का सामने नहीं है, कोई जलसा नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, कोई बंदा। अब तो बेचारे फेसबुक पे भी नहीं लगाते चीज़ें ना, सोशल मीडिया पे भी गायब हुए पड़े हैं। तो इन हालात में इलेक्शन लड़ना मुमकिन नहीं रहता ना। देखिए, इलेक्शन पूरा एक जॉब है। एक आप समझें कि 1.5-2 महीना कंपेन चलानी है, जलसे करने हैं, टिकट लेके लोगों को मोटिवेट करना है, फिर इलेक्शन डे होता है जिसमें आपने अपने वोटरों को जो है वो चार्ज करना होता है, उनको भुगताना होता है कि सारे वोट आपके हक में आ जाएं। तो ये बड़ी लंबी जॉब है जो कि बज़ाहिर तासुर तो ये जा रहा है, अभी तक तो है। अगर खुशफहमी रहती है यही, या फिर मतलब निकाल दिया जाता है, पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं जेल से, फिर इलेक्शन और तरह के होंगे। वो जो इसका तासुर है वो नहीं जा पा रहा है, क्योंकि अगर अब्दुल रहमान ये कहें कि दिस इज़ द गोल्डन टाइम फॉर पीएमएलएन तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आवाम के पास एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, वो वोट की ताकत है। इट माइट बी पॉसिबल कि अगर आपके कंपिटिटर्स में कोई नहीं है, लेकिन बहुत तरह के डिफरेंट तरह के सर्वेज आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया के थ्रू, हम भी देखते हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ मतलब के लोग ये कहते हैं कि वो वोट नहीं देंगे क्योंकि वो कन्फ्यूजन का शिकार है, उनको किसी तरह के डाउट्स हैं। तो बट साहब, आप क्या समझते हैं कि अब मियां साहब के आने के बाद जलसा जो कि एक बहुत कामयाब भी रहा, और आपकी पार्टी का क्या वोट बैंक बढ़ेगा, या उसमें जो है वो अभी भी लोगों को यकीन दहानी करवानी पड़ेगी कि उनके जो मसाइल जो गुज़िश्ता कई अरसे से चल रहे हैं उसको जो है वो हल किया जाएगा और लोगों के लिए बेहतरी लाई जाएगी? देखिए, बात यह है कि हमारे मुल्क में ना एक हवा चलती है। हर बंदे को ये पता चल जाता है कि फलां मियां नवाज शरीफ आ रहा है। अब मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान में लोग कहते थे नहीं आना, इसका मतलब वो आ चुके हैं। तो ये हवा चल गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। उसके बाद वो वज़ीर मियां नवाज शरीफ के अलावा में कोई भी ऐसा लीडर नहीं लगता जो मुल्क को संभाल सके। मियां नवाज शरीफ ही एक ऐसा आदमी है जो कि मुल्क को संभाल सकता है। उसके ऊपर बाहर के जो मुल्क हैं वो भी इत्मीनान करते हैं। उसके बाद जो हमारी आवाम है पाकिस्तान में, अगर नून लीग में अगर किसी को पसंद करती है ना तो मियां नवाज शरीफ हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ना आते, हो सकता है कि नून लीग बस पहले भी दबी हुई थी तो मुकम्मल तौर पर दब जाती। उसके बाद आपने देखा है कि जिस तरह महंगाई इतनी हो चुकी है कि हर बंदा बस चुप हो गया। उन्होंने कर लो जिन्नी महंगाई करनी है कर लो, भी सानू मार ना मार दो। गल ये बात यह है कि मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब बेसिकली अच्छे आदमी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंद से। लेकिन अगर उन्होंने अमानत में ख़यानत की ना, जिस तरह मैं एक वर्कर आदमी फैसलाबाद का एक वर्कर हूँ, जब से ये नून लीग बनी है मैं नून लीग की तरफ हूँ, और जब पीटीए का दौर भी है तब भी मैं नून लीग के साथ रहा हूँ, ताजर हूँ। और मैं उस तंजीम का अब मैं चेयरमैन हूँ जो फैसलाबाद की सबसे बड़ी तंजीम है, जिसका नाम सुप्रीम अंजुमन ताजरन अमीन भट्ट ग्रुप है। मैं 24 घंटे टाइम देता हूँ ताजरों को भी, वर्करों को और रैशियों को भी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह भाई ने बताया कि इनके सामने कोई बंदा नहीं है जो मुकाबला करेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह इसका में पाकिस्तान पार्टी है, वो भी पार्टी सामने आ चुकी है। तो अगर जिस तरह मैं आप एक वाहद एमएनए की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि उसके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। अमीन भट्ट एक चेहरा शनास आदमी है और लोगों को पता है कि अमीन भट्ट के अंदर जो खून है वो भी नून लीग का है। तो अगर मेरे जैसे वर्कर इनके मुकाबले में आ गए ना, तो लोगों ने गुस्से के साथ इनको वोट नहीं डालना। जो हमारे ऐसे वर्कर खड़े होंगे ना, इंशाल्लाह वो जीत जाएंगे। तो लिहाजा इनको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए
कि ऐसे बंदों को टिकट दें जो अवाम में ना रहते हों, जो अवाम की बात ना सुनते हों। मियाँ साहब, आपकी इज्जत तब होगी जब आप जो MNA MP उनको टिकट दें जो आपसे मोहब्बत करते हों। वो सिर्फ पैसे से मोहब्बत ना करते हों, वो आपसे मोहब्बत करते हो, आपकी पार्टी के साथ मोहब्बत करते हो, अपने इलाके के साथ मोहब्बत करते हो, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करते हो। उनको टिकट दें तो इंशाल्लाह मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मियां नवाज शरीफ क्लीन स्वीप करेंगे पंजाब में। वरना अगर जिस तरह एक MNA का हल्का है मियां मनान साहब का, वो भी देखें, लोग मुंह पे कह रहे हैं कि हमने आपको वोट नहीं देना। अगर उनको मुझे पता चला है उधर तलाल चौधरी आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर मियां मनान को नहीं टिकट देंगे तलाल चौधरी को दे देंगे तो वो भी अच्छा कैंडिडेट है। देखिए, मैं मेरिट की बात करूंगा, जिस तरह मैंने आबद की बात की है तो मैं उसका कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं मेरिट की बात कर रहा हूं। एक जो सियासत में होना चाहिए, अवाम रात को जागती है, इनके पोस्टर लगाती है, इनके लिए टेंट लगाती है, इनके लिए वोटर लेकर आती है, तो जब उनका टाइम आता है इलेक्शन का तो उनके मुखालफ ही खड़े हो जाते हैं। भाई अमीन भट्ट को ऊपर नहीं जाने देना, अमीन भट्ट को दब के रखो। तो भाई मैं इतनी साल हो गए मुझे आपकी खिदमत करते, ठीक है। राणा सनाउल्लाह साहब ने मुझे वर्कर समझ के, ताजर समझ के मुझे डिप्टी मेयर बनाया, तो डिप्टी मेयर बनाने के बाद जितनी भी ताजर तंजीमें थी वो सब मेरे साथ खड़ी हो गई। इसलिए खड़ी होगी कि जब भी उनको काम पड़ा तो अमीन भट्ट सरफरेज होता था। तो आज अल्लाह का शुक्र है पूरे फैसलाबाद में अमीन भट्ट ग्रुप जो सुप्रीम तायर है ना, वो इंशाल्लाह नंबर 1 पे है। मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मुल्क की सियासत के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि मियां साहब की वापसी के बाद जो है वो PMLN की पार्टी जो है वो तो मजबूत होती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी जाहिर बात है कि इलेक्शन जो है वो मुतवक्की है, जिसकी अभी डेट तो अनाउंस नहीं की गई, लेकिन उम्मीद है कि जनवरी फरवरी तक जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन जब होंगे तो वोट बैंक कितना ज़्यादा जो है वो हमें उसमें वाज़िया फ़र्क दिखाई देगा, कितना ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ आएंगे, उनको वोट देंगे। क्योंकि बहुत गुज़िश्ता चंद टाइम से हम देख रहे हैं कि हालात बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो गए हैं। निगरान हुकूमत की मौजूदगी में स्पेशली अगर बात की जाए, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों का गुजर बसर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो क्या जो वोटर्स का एतमाद है वो फिर से बहाल हो पाएगा या नहीं, या ऑलरेडी वो बहाल हो चुका है? इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। अब्दुल रहमान, आप क्या समझते हैं कि मियां साहब की वापसी के बाद अगर स्पेशली वोटर्स की बात की जाए, क्योंकि जाहिर बात है पार्टी में तो तब्दीलियाँ आएंगी और इलेक्शंस के टाइम पे टिकट किसको देना है ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो डिसीजन होता है, लेकिन क्या वोटर्स का जो टूटा हुआ एतमाद है वो दोबारा से बहाल हो पाएगा, या आपको क्या लग रहा है कि वो बहाल होना शुरू हो गया है? देखिए जी, मियां नवाज शरीफ की वापसी ने नून लीग की हद तक ये बड़ा जो है उनको फ़ायदा दिया है। मियां नवाज शरीफ GT रोड के कुछ शहरों में हमेशा से समझे जाते हैं कि बड़े पॉपुलर है, तो 2018 में भी उन्होंने उधर से जीत ली थी। तो अभी जो जलसे हुए हैं या जो जलसा हुआ लाहौर में, रैलियाँ निकाली गई हैं, तो ये सारे वही लोग थे, लाहौर के लोग थे। इसके अलावा गुजरांवाला के, मुल्तान के, सरगोदा के, फैसलाबाद के, ये तमाम वही शहरों से लोग आए थे, शेखुपुरा से। तो अच्छा खासा बड़ा तगड़ा जलसा कर लिया उन्होंने। यही उनकी जो कोर है। तो जब यहाँ पर कंपटीशन शहरी इलाकों में आया था 2018 में, तो तब नून लीग बड़ी डैमेज हुई थी शहरी इलाकों से, बहुत सी सीटें हार गई। फैसलाबाद में जो है वो सारे शहर के तो MNA फारग हो गए थे, MPA 4 जीते थे और 4 हार गए थे। देही इलाकों में कुछ MNAs 3 के करीब जीते थे, बाकी देही इलाकों में भी हार गए थे। तो ये 11 में से सिर्फ 3 सीटें MNAs की मिली थी, 8 असम्बली के हार गए थे। तो ये बड़ी डैमेजिंग सूरत हाल थी सिटी एरियाज़ में जो है वो नून लीग के लिए 2018 में। लेकिन अब चीज़ें टोटली चेंज हो गई हैं। 18 में सारी स्टेट जो है वो नून लीग को गिराने में लगी हुई थी, अब उठाने में लगी हुई है कि दोबारा से जो है उनको हुकूमत दिलवाई जा सके। अब सारे के सारे वो PTI के पीछे पड़े हुए हैं जो 18 में नून लीग के पीछे थे। तो नून लीग ने वो मतलब मार बर्दाश्त कर ली, वो बुरा वक्त गुजार लिया। अब उन पर अच्छा वक्त आने को है। अब उनके ताल्लुकात जो है वो सारे सब के साथ ठीक है, जमानतें चल रही हैं। तो अब जो वोटर सपोर्टर या जो एक तो नून लीग का हो गया, एक PTI का हो गया, एक न्यूट्रल वोट होता है बड़ी बड़ी तादाद में ना, वो देखता है कि जो जीत रहा है उसके हक में वो वोट डाल देता है ताकि वोट ज़ाया ना हो।
तो वो अब वो सबको नज़र आ रहा है कि नून लीग जो है वो पंजाब में मरकज़ में जीतने जा रही है। तो वो सारा का सारा वो चार्ज भी हो गया। अब जो मुखालिफ होगा वो शायद घर से ही वोट डाल लेना चाहे ना, टर्नओवर कम रहेगा या जो भी रहेगा, शायद बाइकाट ही हो चाहे जो भी हो। लेकिन जो लोग नून लीग के पक्के थे या जो न्यूट्रल वोट थे, अब वो सारे के सारे नून लीग के हक में आने के लिए तैयार हैं। प्लान किया जा रहा है। जब देखें अभी जो कुछ ही दिनों में जलसे शुरू हो जाएंगे मुख्तलिफ शहरों में, फैसलाबाद में भी होगा और भी शहरों में, तो वहाँ पर भी हम देख लेंगे कि लोगों का जो अब क्या फीडबैक रहता है। क्योंकि ये रैलीज़ काफ़ी अच्छी रैलीज़ गई हैं, बड़ी तगड़ी रैलीज़ गई हैं, बड़ी बड़ी बसें भर के ले गए, बटसा भी गए हैं, सारों ने बड़े अच्छे जो है वो रैलियों की सूरत में लाहौर में पहुँचे हैं। तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, लोग चार्ज हो जाते हैं, लोगों को समझ आ जाती है कि इलेक्शन अब होने जा रहा है, तो उससे पहले जो तैयारियां किस तरह की हैं, जो उनके बंदे हैं कैसे काम करेंगे। क्योंकि ये तो अभी तो निगरान सेटअप चल रहा है ना, तो फिर वो वैसे भी मतलब पीटीए के दौर में इनके लिए बड़ा मुश्किल था जलसा करना, बसें रोकी जाती थी। पीडीएम ने जो जलसा किया लाहौर में बड़ा नाकाम रहा था, यहाँ पर मियां नवाज शरीफ का जो है वो वीडियो लिंक खिताब भी हुआ। तो अब वैसी सूरत हाल नहीं रही। अब निगरान हुकूमत किसी को भी नहीं रोक रही ना, कोई भी जलसा कर ले। पीटीआई ने भी उसके बाद किया था, लेकिन वो रौनक नहीं बनी, वैसे भी वो उनका कन्वेंशन था। तो सूरत हाल अब ये है कि नून लीग के लिए फ्री हैंड की सूरत हाल है। मियां नवाज शरीफ जो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं वो वापस आ चुके हैं। मरीम नवाज़ को आने वाले दिनों में को बड़ी सीट दी जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो पहले वज़ीर आज़म रहे हैं, सदर भी हैं पार्टी के, वो भी लाजमीन कोई बड़ी सीट पे आना चाहेंगे। हमजा शहबाज, ये सारे अब यही प्लान किया जा रहा है कि किस तरह से इनको एडजस्ट करना है, किस तरह से इनको बड़ी सीट्स देनी है, पब्लिक के हवाले से पब्लिक को कैसे टारगेट करना है, बयानिया क्या बनाना है। क्योंकि देखें 2018 में उन्होंने बयानिया बनाया था वोट को इज़्ज़त दो। अब वो बयानिया बना रहे हैं कि जो डेवलपमेंट काम की है उन्होंने, अभी मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में भी कहा था कि अब उनका बयानिया मोटरवे है, अब उनका बयानिया ऑरेंज लाइन है या जो मेट्रो ट्रेन है। तो अब वो डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे कि हमने जो डेवलपमेंट करवाई, या हमारे दौर में जो डॉलर की कीमतें बड़ी स्टेबल रहीं 2013 से 18 के दरमियान जो 5 साल थे, उन 5 सालों पे अब जो है वो नून लीग ज़्यादा फोकस करेगी। क्योंकि उनका जो मेन मियां नवाज शरीफ साहब ही हैं जो उनका मेन बयानिया लेकर चलते हैं आगे, तो वो इसी बयानिया को लेकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो महाजराई की सियासत है वो भी वो उस तरह से नहीं ले रहे, ना ही उन्होंने किसी का नाम लिया कि क्यों उनकी हुकूमत गिरी। बस वो उनका ये फोकस है कि अब वो हुकूमत में आए तो लोगों के लिए जो है वो डेवलपमेंट के काम जो शुरू कि करें। बड़ी अच्छी बात है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है ना उन्होंने एक पॉजिटिव गेस्चर दिया कि उन्होंने किसी की गलतियों वगैरह पे बात नहीं की है, उन्होंने जो करना है उसी पे फोकस है उनका। और अब्दुर्रहमान, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि इलेक्शन के टिकट देने के लिए जो लोग पार्टी में नए लोग शामिल हुए हैं दीगर पार्टियों से, उनको कितना ज़्यादा जो है उन पर नज़रसानी की जाएगी, उनको कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस हवाले से दी जाएगी कि क्या आया उनको टिकट दी जाए आने वाले इलेक्शंस के लिए या नहीं? देखिए जी, नवाब शेर वसीर और राजा रियाज अहमद, इन दो का तो टिकट कंफर्म है फैसलाबाद से। क्योंकि जो है वो इसी वजह से भट्ट साहब ने ये निशानदेही भी की कि उसी के कारण जो तलाल चौधरी वो जड़ांवाला से फैसलाबाद में आ रहे हैं और शायद वो मियां मनान वाले हल्के में चाहें, इसके बारे में चल रही हैं चीज़ें। फिर जो है वो राजा रियाज अहमद के मुकाबले में राना अफजल साहब की जो है वो डेथ हो गई थी, तो अब उनके बेटे एमपीए के उम्मीदवार भी हैं, एमएनए के भी हैं, तो उन्हें शायद एमपीए पे एडजस्ट किया जाए राना एहसान अफजल को। तो उनका टिकट भी कन्फर्म है, राजा रियाज अहमद और नवाब शेर वसीर का। बाकी एक फैज़ुल्लाह का मौका है, फिर जो है वो एक शेख खुरम शहजाद है, इनके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये शायद इनको भी एडजस्ट किया जाए कहीं ना कहीं। आसम नज़ीर थे वो जुमरा से एडजस्ट हो गए, उनके मुकाबले में नून लीग का कोई बंदा ही नहीं था। तो अब ये अगर दो लोग मज़ीद, पहले दो लोगों के लिए तो पार्टी ने जो है वो काम कर लिया है,
अगर मजीद लोग आते हैं तो फिर ये बड़ा मसला बनेगा कि फिर इनको कहाँ मुश्किल पर हो एडजस्ट जाएगा करें। ये डिसाइड करना कि हाँ। किसको जो है वो टिकट दिया जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है कि जारी बात है उन्हीं लोगों को आगे आना चाहिए जो जी काम करते हैं। तो बट साहब, जैसे कि इलेक्शन तो मुतवक्के हैं ही, अभी तो कोई जी। डेट जो है अनाउंस नहीं की गई, लेकिन रैलियों और जलसों के हवाले से क्या स्ट्रैटेजीज जो है, क्या मनसूबाबंदी की जा रही है पार्टी के अंदर, किस तरह से इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, जिस तरह अब्दुर्रहमान भाई को पता है कि शहर में बैठा हूँ, जब धोबी घाट कभी जलसा होता है तो फैसलाबाद सिटी से सबसे बड़ा जुलूस अमीन भट्ट का होता है और पैदल जाता हूँ मैं कारखाना बाजार से। मेरे जुलूस में फैसलाबाद के सिटी के जितने गरीब लोग होते हैं वो भी मेरे साथ होते हैं, रैशी भी मेरे साथ होते हैं, दुकानदार भी मेरे साथ होते हैं और ताजर लीडर भी मेरे साथ होते हैं। तो जब भी कोई जलसा मियां नवाज शरीफ फैसलाबाद आएंगे, धोबी घाट जलसा होगा, क्योंकि वो एक जगह ऐसी है शहर में जो कि अच्छी भी है, खूबसूरत भी है, वो जलसा वहाँ पे ही सजता है। जब भी बड़े बड़े जलसे धोबी घाट ही हुए हैं, तो इंशाल्लाह जब मियां साहब आएंगे तो सबसे बड़ा जुलूस, जिस तरह पहले की मेरी रवायत है, जुलूस लेकर जाता हूँ, बड़ा जुलूस लेकर जाऊँगा। उसके बाद जिस तरह बात हो रही है MNAs की, तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके चैनल से, क्योंकि मेरी आवाज़ जब भी मैं आज जिस तरह मैं डिप्टी मेयर बना हूँ, इज्जत मिली है, इस चैनल ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। मैं काम करता था मीडिया पे आता था, मैं काम करता था मीडिया पे आता, वरना तो लोग मीडिया पे आने ही नहीं देते। तो मैं आज इस वसासत से 41 की वसासत से बताना चाहता हूँ, अगर आबद शेरली ने अपना अवाम के साथ रवैया सही ना किया तो ये वो ना समझे कि अमीन भट्ट इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो इंशाल्लाह मैं अपने तमाम ताजर भाइयों से, अपने रैशियों से और यूनियन कौंसिल जो चेयरमैन है उनसे मैं मशवरा चाह रही है। तो इंशाल्लाह जब मशावरत में मैं कामयाब हो गया तो मैं उनका दिमाग दुरुस्त करने के लिए अमीन भट्ट अपने कागज जमा कराएगा। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, PTA वाले, पीपल्स पार्टी वाले, जो भी नून लीग वाले वर्कर हैं, एक वर्कर बंदा कोई भी हो ना, चाहे किसी पार्टी में भी हो, लोग पसंद करते हैं। मैं एक वर्कर हूं और दबंग वर्कर हूं, और जो मेरिट का काम होता था, चाहे DCO से काम पड़ा, चाहे CPO से पड़ा, तो अमीन भट्ट ने दबंग तरीके से मेरिट का काम करवाया। तो जब मैंने कागज जमा कराना, ये इनके दिन में है कि हम तो जीते बैठे हैं, तो इंशाल्लाह अमीन भट्ट जीतेगा। ये जो खामोश वोट है ना, जो लोग कहते हैं वोट नहीं हमने डालना, तो इंशाल्लाह वो खामोश वोट भी अमीन भट्ट को मिलेगा। ये समझेगा कि मेरी मियां नवाज शरीफ की टिकट मेरे पास है तो मैंने जीत जाना है, तो मैं भी मियां नवाज शरीफ का दीवाना हूँ, मैं भी राणा सनाउल्लाह का दीवाना हूँ, मैं देखूंगा ये कैसे जीता है। लिहाजा मैं फिर आपके चैनल से कहता हूँ, अगर आबद शेर अली का रवैया NX2 में सही ना हुआ, अवाम से मोहब्बत ना की गई, तो अमीन भट्ट अवाम से मोहब्बत करता है, करता रहेगा। और इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि भाई जो अवामी बंदा होता है वो जीत जाता है, अवाम उनको पसंद करती है। तो जो खामोश वोट जो कहते हैं ना हम वोट नहीं डालना, इंशाल्लाह सारा का सारा वोट एक वर्कर को डलेगा। और वर्कर भी मैं वो हूँ जो हर बंदा मुझे जानता है, हमारी बाएं, मेरी बहनें, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे बुजुर्ग सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे करता हूँ। मैं एक अवाम की आवाज़ हूँ, फैसलाबाद की आवाज़ अवाम हूँ, फैसलाबाद की अवाम की आवाज़ हूँ। जिस तरह ताजरों की आवाज़ ये है कि हमारे जो फैसलाबाद सिटी में पार्किंग प्लाजा नून लीग के दौर में शुरू हुआ था, वहाँ ही बंद था। तो मुझे लगता है मियां नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर बनेंगे तब दोबारा शुरू होगा। तो मैंने तो इमरान खान के दौर में भी ये आवाज़ बुलंद करता रहा हूँ, लेकिन वो PTA वाले MNA कहते ये नून लीग है, नून लीग है, तो मैंने तो उस वक्त भी अपनी आवाज़ बंद नहीं की। लिहाजा जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं पहले PP 111 का उम्मीदवार था और मजबूत उम्मीदवार था, लेकिन अब राणा अहमद शहरयार से जो राणा साहब के फरजंद हैं वो मेरे हल्के में आ गए हैं, वरना वो ना आते तो PP 111 का मैं टिकट होल्डर बन जाना था, क्योंकि अवामी जो राय थी वो मेरे साथ थी। तो अब क्योंकि वो आ चुके हैं तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं नहीं चाहता कि मैं आबद शेर अली की मुखालफत करूं, लेकिन
अगर इनकी मुखालफत नहीं करेंगे, अब इनको नहीं समझाएंगे, फिर जीतेगा फिर लंदन चला जाएगा, फिर हारेगा फिर लंदन चला जाएगा। तो ऐसी हरकतें जो करते हैं, कोई भी एमएनए ला लें, इनके इन जैसे आदतें जिनकी भी हैं, मेरी ये बात है, सब एमएनए के लिए है, सब एमपीएस के लिए। बेशक उनका बुरा लगे, लेकिन मैं पार्टी से मोहब्बत करता हूँ। पार्टी से अगर मोहब्बत करता हूँ तो मैं ऐसी बातें करता रहूँगा, बेशक मुझे जो करना कर लें। मैं नहीं किसी से डरता, इसलिए नहीं डरता कि एक अवामी आदमी हूँ। जब भी कभी अवाम का कोई जायज़ काम हुआ है तो अल्लाह की रहमत से, वैसे भी भट्ट साहब जो आवाम का से निकल के आते हैं वो आवाम के मसाइल को बेहतर अंदाज में समझते हैं और लोग आपसे रिलेट करते हैं। और माशाल्लाह आप जो है वो हमेशा से, चाहे ताजर बरादरी के लिए हो या फैसलाबाद के आवाम के लिए हो, आपने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। वक्त और एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। खेलों के हवाले से हम जो है वो हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, बहुत सारा भरा हुआ है टैलेंट जो है वो हमें दिखाई तो देता है। जो गलियों में, बाज़ारों में तो बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन उसे नेशनल लेवल पे जो है वो उस तरह से पहचान नहीं मिल रही। इसके पीछे की क्या वजह है कि हमारे जो हुकूमती इदारे हैं वो खेलों के इदारे पे या खेलों पे इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अगर पाकिस्तान में सिर्फ तवज्जो दी जाती है तो वो क्रिकेट पे दी जाती है। क्रिकेट वो वाहिद है, क्रिकेट के कोई खिलाफ नहीं है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो पूरी नेशन को जो है वो यूनाइटेड कर देता है। लेकिन क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो कि हमारे यहाँ खेले जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको उस तरह से वैल्यू नहीं किया जाता, उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता, उनके लिए उस तरह से बजट नहीं है, जगह नहीं है, कि लोगों में आगाही भी नहीं है कि अगर उनका इंटरेस्ट किसी और खेल में है तो वो किस तरह से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अपने बच्चों को कहाँ पे भेजें कि बच्चे जो है वो कम उम्र से ही डिफरेंट तरह के खेलों के साथ वो बस्ता होकर आगे बढ़ सकें। जब हम बात करते हैं खेलों के हवाले से तो बहुत सारे खेलों के साथ साथ जो है वो क्रिकेट जो है, कराटे और जूडो हमारी जो है वो जहन में आता है, लेकिन लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा आगाही नहीं है कि किस तरह से ये खेल खेले जाते हैं और कहाँ, स्पेशली कहाँ अपने बच्चे को भेजें कि वो जाके इस खेल का आगाज़ कर सकें। इसी पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जो है अपने स्टूडियोज़ में दो बहुत ही ख़ास मेहमानों को दावत दी है, ताकि आपके बहुत सारे डाउट्स को हम क्लियर कर सकें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, उन्हें जो है हम अपने मुतल्लिका गेस्ट तक पहुंचाएं और उनके जवाब जो हैं वो आपके लिए हम लेकर आएँ। तो हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है गजनफर अली गोगा हैं, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट जूडो एसोसिएशन फैसलाबाद और जूनियर एंड कैडेट जूडो एसोसिएशन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। साथ ही साथ जो है वो कराटे के हवाले से हमें जो है ब्रीफ करने के लिए स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है राना रहमान है, डिस्ट्रिक्ट कराटे कोच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। साथ ही साथ मैं गजनफर साहब के बारे में आपको जो है एक बहुत ख़ास बात बताऊं जो कि बहुत प्राउड मोमेंट है, वो ये है कि ये 11 दफ़ा नेशनल चैम्पियनशिप जो है वो रह चुके हैं, चैम्पियन रह चुके हैं और जो है वो रिकॉर्ड होल्डर है माशाल्लाह से। और हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि इस तरह का हमारे पास टैलेंट है जो उभर के आया, और ना सिर्फ वो उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन बहुत सारे जो है वो मसले मसाइल जो है वो फेस करने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ जो है ना दीगर खेलों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, जिसमें से एक खेल ये भी है। तो चलते हैं और बात करते हैं उनसे और पूछते हैं कि सर आप बताइएगा कि किस तरह से मतलब आप इन मौजूदा हालात में सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि ये खेल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी भी माशरे का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। और सबसे पहले तो हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है कि आप हमारे साथ हैं आज। और दूसरा, एक जो लोगों में मिथ है बहुत बड़ी, वो समझते हैं कि कराटे और जूडो एक ही चीज़ है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोगों में थोड़ा सा इसका डिफरेंस बताएं कि दोनों खेल अलग अलग हैं या एक ही हैं, या क्या एक ही फैमिली का पार्ट है, जैसे कि डिफरेंट तरह के खेल होते हैं। तो उस हवाले से आप पहले लोगों में थोड़ा सा बताएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूडो और कराटे में टोटली डिफरेंट है। जूडो ये मार्शल आर्ट्स की गेमें हैं और जूडो जो है वो जापानीज़ गेम है, और ये ओवर द वर्ल्ड पूरे दुनिया में ये खेला जाता है, ओलंपिक्स में हर जगह ये खेला जाता है। और जूडो बड़ी फेमस है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का रिकॉर्ड होल्डर हूँ, 11 दफ़ा नेशनल चैम्पियन हूँ और इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 22 टूर्स हैं इंटरनेशनल, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने आउट ऑफ कंट्रीज़ में जाके ट्रेनिंग भी ली हुई है, अच्छा। फॉरेनर ट्रेनर्स से, और ईरान,
ये तो ये ट्रेनिंग आपने खुद से सारे एक्सपेंसेस वगैरह बेयर करके लिए या फिर गवर्नमेंट की तरफ से आपको भेजा गया? ये जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर तो हमें गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है जी। ठीक है, और लोकली जो है ये हम अपने ओन बिहाफ पर करते हैं। और क्योंकि हमारे फैसलाबाद में ये, क्योंकि बेसिकली ये इंडोर गेम है और अच्छा। ये फैसलाबाद में इसका कोई स्पेशली जैसे कराटे को, क्रिकेट की और जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो इनको हाल दिए हुए हैं, ऐसे जूडो का कोई ना परमानेंट अरेंज नहीं किया हुआ। जी। तो ये हम खुद अपना मैड लगाया हुआ है हमने पाकिस्तान जूडो फेडरेशन की तरफ से जी। और वहाँ हम ट्रेनिंग करवाते हैं जो बच्चों को। ठीक। रहमान, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जैसा कि गजनफर में बताया कि कराटे और जूडो दो डिफरेंट तरह के गेम हैं, तो इनको खेलने का अंदाज भी डिफरेंट होता होगा, उस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, जैसे ये मेरे टीचर हैं। जूडो मैंने सर से ही की है। अच्छा अच्छा। क्योंकि कराटे में कर रहा था काफ़ी देर से। ओके। तो फिर मतलब दिल किया कि कुछ और गेम, जैसे पहले मुझे भी नहीं पता था कि जूडो में और कराटे में क्या फ़र्क है। जैपनीज़ी स्टाइल्स हैं ये। कराटे में किक भी हम लोग हिट करते हैं और पंचेस भी हिट करते हैं, उसके पॉइंट होते हैं। और जूडो में हमने ग्रिप करना है, ग्रिप करके थ्रो लगा के नीचे फेंकना है। ओके जी, इसमें ये डिस्टेंस है और बाकी यानी कि इतनी प्रॉब्लम नहीं है ना, विदाउट इंजरी हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, मतलब इसमें मेजर डिफरेंस जो है वो इसको खेलने का तरीका भी जी। है और आई एम श्योर कि अभी लोगों को थोड़ा सा ये प्रोग्राम के बाद पता चल जाएगा कि हमारी जूडो में तरह की- टेक्निक्स होती हैं, जी। लॉक्स होते हैं, ग्राउंड लॉक हैं, ठीक है, और जो कराटे उसमें किक्स हैं। ओके। कराटे जो है वो किक से स्टार्ट होती है और जूडो जो टेक्निक से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि रहमान बता रहे हैं कि वो कराटे करते थे और वो जूडो की तरफ आए हैं, तो मतलब इस तरह से क्या ये ज़रूरी है कि पहले आप कराटे सीखो या डायरेक्टली भी अगर आप सिर्फ एक खेल जूडो सीखना चाहते हो तो वो कर सकते ये हो? ज़रूरी नहीं है, कोई भी इंसान स्टार्ट कर सकता है, बट मकसद ये है कि वो फिजिकली तौर पर फिट हो टोटली। जी। जो सबसे पहले तो बेसिक जो है वो फिजिकल फिटनेस है। जी। जो टोटली फिजिकल जिसकी फिटनेस होगी वो इस पर पूरा उतरेगा। उसका नेक्स्ट उसका माइंड है, अगर वो शौक से सीखेगा तो बहुत जल्दी खुद को वो इम्प्रूव कर लेगा। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पैशनेट होना बहुत ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे आपने बात की है कि हेल्थ के हवाले से भी कि फिटनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, तो टीन एज से या किस उम्र से जो है बच्चे इसे स्टार्ट कर सकते हैं? ये इसको बेसिकली टीन एज से स्टार्ट करें तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि लचक चाहिए, ठीक है। और जो हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान में तो ये ग्रास रूट पे नहीं है। अच्छा। अब फेडरेशन काफ़ी इफेक्ट के बाद उन्होंने जूनियर का कैंप स्टार्ट किए हैं। फेडरेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है पाकिस्तान जूडो फेडरेशन, और वो जूनियर्स को आउट ऑफ कंट्रीज भी भेज लिया ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। मैं समझता हूँ कि 10 से 12 साल के बच्चे को ये स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर इन फ्यूचर उसका फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर होता है। फिर वो अगर वो मेहनत करता रहेगा, अच्छी लगन के साथ मेहनत और उस करेगा, टाइम कोशिश उसके करेगा। बॉडी में उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि उसके लिए जो है वो सीखना और अपनी बॉडी को जो है डिफरेंट तरह के मूव्स करना इजी होता है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। और इसमें जो जैसा कि अगर छोटे बच्चे इसको स्टार्ट करते हैं जी। तो उसमें भी फिर इसमें कोई इस तरह का होता है कि उनका वेट कितना होना चाहिए और उनका हेल्थ और डाइट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है फिर बिल्कुल, उसको... ये सारी चीज़ें बहुत ये मैंने रखती हैं। जूडो में 10 वेट कैटेगरी होती हैं बॉयज़ की और 8 वेट कैटेगरीज हैं गर्ल्स की, ओके। ठीक है। और ये जूनियर और सीनियर के कंपटीशन अलग-अलग, ये चैंपियनशिप इकट्ठी भी हो जाती है, सेपरेट भी करवा लेते हैं, बट ऐसा कोई मामला नहीं है। सीखने के लिए 10 से 12 से 14 मैं चाहता हूँ कि स्कूलों में अगर इसको मुतारफ करवाया जाए तो हमारा पाकिस्तान इस स्पोर्ट्स में भी माशाल्लाह बहुत ऊपर जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को ज़ाहिर बात है पढ़ाई के साथ कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है। तो रहमान, अगर कराटे के हवाले से भी बात करें तो क्या इसमें भी जो है वो फिटनेस का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और बच्चों का कितना ज़्यादा इसमें वेट और डाइट का कितना अहम किरदार है? भी कोई भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं ना एकेडमी में, यानी कि बच्चों को एडमिशन के लिए, तो वो यही कहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ खाते पीते नहीं हैं, मतलब लेज़ी हैं, मतलब सुस्त रहते हैं, सुबह मॉर्निंग में नहीं उठते। तो हम यही मैसेज देते हैं कि बच्चे कराटे या जूडो एक्टिविटीज़ जो है वो बाद में है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, उसकी फिटनेस जो है वो सबसे पहले डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि फिटनेस होगी तो हम हर एक काम में ही हम एक्यूरेट हो सकते हैं। जो बच्चे मैम स्पोर्ट्स में आते हैं ना, उनका माइंड बहुत शार्प हो जाता है। हाँ जी। क्योंकि खेलने कूदने से खुराक भी बहुत जल्दी हजम होती है और बॉडी को बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट मिलती है। बिल्कुल, और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हाँ जी। इससे इंसान की सेहत भी अच्छी रहती है, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स को ज्वाइन करता है तो वो माशाल्लाह उसका जो है ना फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर है।
बिल्कुल, क्योंकि मेंटली स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पोर्टमैन के लिए जो है वो उसका मेंटली जो स्ट्रांग होना है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें जैसे कि आपने कहा कि मतलब जो है कराटे है या जूडो की बात कर लें कि इतना ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया जाता इसको गवर्नमेंट की तरफ से, आप क्या समझते हैं कि आमतौर पर लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि ये खेल क्या है? और क्लब्स की अगर बात की जाए स्पेशली फैसलाबाद में, तो क्या यहाँ पे कोई ऐसे क्लब्स हैं जहाँ पे जाके बच्चे ट्रेनिंग ले सकते हैं? हाँ जी, फैसलाबाद में मेरे तकरीबन 4 क्लब हैं। अच्छा। एक वो मैं खुद रनिंग करता हूँ और दूसरे क्लब्स में हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जाके क्लास करवाता हूँ। ओके। राना रहमान मेरा स्टूडेंट है, इसके माशाल्लाह तकरीबन कराटे के 10-12 क्लब हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग करवाता है, एग्जैक्टली रहता जाता है। ओके। और 4 क्लब को मैं साथ रनिंग कर रहा हूँ। इनके जाके कराटे की क्लास भी करवा देते हैं और सर से जूडो की क्लास भी एक ही जगह पे दोनों क्लासेस करवा देते हैं। ठीक है। तो अगर जैसे कि क्लब्स के हवाले से आपने बात की है, तो क्या अब्दुर्रहमान हमारी कराटे की कोई टीम है और किस लेवल पे खेल रही है, और अगर है तो उनके लिए क्या परेशानियां हैं? जी, वैसे हमारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट की भी एक टीम है, बड़ा अच्छा यानी कि रिसेंटली लीग्स हुई हैं और पंजाब गेम्स हुई हैं, नेशनल कुछ यानी कि हमारे मुख्तलिफ क्लब्स की मिल के टीम एक ट्रायल होता है। और फिर एक ही क्लब के बच्चे नहीं होते उसमें। अच्छा। उसमें मुख्तलिफ बच्चों को, गर्ल्स की और बॉयज़ की, जो ट्रायल के बाद एक फाइनलाइज टीम बनती है वो फिर जाती है कंपटीशन के लिए। ठीक है। और जैसे बाकी आपको पता है मुल्क के हालात ही इस तरह के हो चुके हैं कि वो कोई भी चीज़ जो है वो सेटल नहीं हो सक रही, तो स्पोर्ट्स भी ऐसे ही थोड़ी डिस्टर्ब है। तो हम यही चाहते हैं कि चलें जैसे कि हम कोशिश करने से ही थोड़ा थोड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टैलेंट भी है, बच्चों में, पेरेंट्स में अवेयरनेस भी है। पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब जो है आपको पता है मीडिया और सारा बहुत ज़्यादा लोग, स्पेशली सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयर कर दिया। क्लब्स के हवाले से जैसे आपने बात की कि आप क्लब चलाते हैं, तो इस क्लब की सारी फंडिंग और सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं और जितने भी वहाँ पे बच्चे सीखने के लिए आते हैं उनके अखराजात वगैरह, वो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट है या कोई जो है वो मुखैर हजरात की तरफ से कोई फंडिंग वगैरह है उसमें? नहीं जी, ये मेरा साथ लायंस जिम का ओन बिजनेस है। और जूडो जो है मैं वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ फैसलाबाद में। और बाकी जो क्लब्स हैं उधर भी जाके मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जूडो की क्लास करवाता हूँ, उनसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। ओके, तो मतलब कि जो है वो आपकी तरफ से फुल्ली कंट्रीब्यूशन है ताकि इस खेल को ऊपर लेके आया जाए। तो रहमान, सेम आपके लिए जैसे आप सर ने बताया कि जो है वो आपके भी काफ़ी ज़्यादा क्लब्स हैं और आप भी ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें भी इसी तरह से आप एज ट्रेनर जाते हैं या वो आपके खुद के हैं? मैंने मतलब रेंटल प्लेस जो है ना वो है, वहाँ पे मैंने ये किया हुआ है। अब ये सर तो हमारे टीचर हैं, ये तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये किया हुआ कि जो इतने फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते प्लेयर्स, बच्चे वो शौक बहुत रखते हैं, उनको हम लोग रिलीव दे देते हैं। हाफिज जो बच्चे हैं, जितने भी हाफिज हैं वो सारे हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें वहाँ पे वो बच्चे फ्री ऑफ कास्ट करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा भी जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म्स, किट्स वगैरह, हमारे कुछ एसेसरीज होती है, मिड्स होते हैं, शिन पैड होते हैं। किस तरह की एसेसरीज होती हैं? वो ग्लव्स होते हैं हाथों में पहनने के लिए, और शिन पैड होते हैं, पाँव में पहनते हैं, उससे चोट नहीं लगती। क्योंकि पहले कराटे जो थी वो विदाउट एसेसरीज करते थे, तो उसमें फिर चोट लग जाती थी। तो इस वजह से पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने अब इसको लॉन्च किया हुआ है कि अब वो आप विदाउट एसेसरी जो है ना हम लोग ट्रेनिंग नहीं करवानी, क्योंकि वो फिर कोचिज़ को मुख्तलिफ कोर्सेज करवाते हैं। वो कोचिंग कोर्स हमारे हो रहे हैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से, रेफरी जजेस कोर्स हो रहे हैं। तो जो लोग कोर्सेज करते हैं वो उन्हीं को ही आगे परमिशन है कि मतलब वो क्लासेस करवाएं, क्योंकि जो क्वालिफाइड कोच नहीं होंगे वो बच्चों को या किसी को क्या टीच कर सकते हैं। और इसी तरह से एसेसरीज के हवाले से अगर बात करें तो जूडो के लिए भी कोई एसेसरीज हैं या फिर आप उसमें इसी तरह से जो टेक्निक का यूज़ करते हैं? हमारी सिर्फ जूडो की होती है जी, हमारी और कोई एसेसरीज नहीं होती। हमारा ये लिबास है, शर्ट है, ट्राउज़र है और बेल्ट है। ओके, मतलब कि प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं? अगर आप कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हो, अगर उसमें कोई इंजरी वगैरह के चांसेस इस तरह से कभी कुछ हुआ नहीं? इंजरी तो मस्ट है ना, सबसे पहले तो इंजरी है। जिसने भी स्पोर्ट्स में जाना है इंजरी तो मस्ट है। कोई भी गेम ले लें, ठीक है, कोई भी गेम आप ले लें उसमें इंजरी मस्ट है। इंजरी नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? लेकिन मैं सर की बार काट दूं, वैसे सर मैंने जितनी देर जूडो की है सर से इंजरी नहीं हुई, कराटे में हुई है। हाँ। क्योंकि वो गेम ही ग्रिप करना है हमने, आपको मैंने बताया, और हमने थ्रो करके नीचे फेंकना है। और कोच पे डिपेंड करता है कि वो इस तरीके से टेक्निक सर ने हमें बताई है
कि ना तो हम आगे वाले प्लेयर को चोट लगाते हैं, जिसने चोट मतलब लगाना आपको वो भी फाउल पता है। होता है कि ग्रिप को कितना ज्यादा जी। जो है वो मजबूत रखना है ताकि दूसरे को जो है वो उसमें जी, इंजरी बिल्कुल। नहीं हो। तो रहमान, अगर कराटे के हवाले से जैसे कि सर ने भी बताया था कि जूडो में तो जो है वो 7-8 साल के उम्र से ही बच्चे जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो कराटे में भी कोई मखसूस तरह जी, की एज है? सेम एज है इसमें भी, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे सर ने बोला है कि टीनेज जो है वो बहुत बेस्ट रहती ये है। बेसिक है जी। जी, मैंने मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेजेस में मैंने ट्रेनिंग एज ए स्पोर्ट्स करवानी होती है हमने, मार्शल आर्ट्स की। तो वहाँ जी। पे भी हम जो है 2 से ऑनवर्ड बच्चों को लेते हैं, 2 से 3 से, क्योंकि वो ठीक रहते हैं। अगर छोटे बच्चे जो होते हैं ज़्यादा ही प्ले ग्रुप के या केजी के, वो तो बिल्कुल जिनके समझते नहीं हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जो बच्चे 2-3 से लेते हैं ना हम लोग, वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। हाँ। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसकी बॉडी ना हार्ड होती जाती है, उसमें वो ना लचक जो है ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती फ्लेक्सिबिलिटी कि नहीं वो, रहती। हाँ। अगर इसको बेसिक से करेंगे उसमें फुल फ्लेक्सिबिलिटी होगी और वो अच्छी थ्रो करेगा। हाँ बिल्कुल सही। हम इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTS10। कराटे और जूडो के हवाले से हम बात कर रहे थे और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट एक सामने आया है जो कि हमेशा से बात की जाती है। तो कराटे जूडो का वर्ड एक साथ बोला जाता है, लोग समझते हैं कि एक ही तरह का जो है ये खेल है, लेकिन ये एक खेल नहीं है। इसमें डिफरेंट तरह की टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है और कराटे और जूडो जो है ये 2 अलग अलग खेल हैं जिसे आप 3 एज से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप 3 एज से स्टार्ट करते हो तो उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स और ट्रेनर जो कि हमारे पास मौजूद हैं, उनके बकौल के आपकी बॉडी में जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आपके लिए इजी रहता है टेक्निक्स को सीखना भी। और छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप को लगता है कि आपका स्पोर्ट में किसी भी तरह की खेल में आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो कराटे है, जूडो है या उससे हट के भी कोई और खेल भी है, तो आप जो है वो बड़ी अर्ली एज से अगर उसे स्टार्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप उसे सीख सकते हैं। सर, अगर बात करें जैसे कि हमने बात की कि कौन सी एज बेहतर है, जब बच्चा इसे सीखने के अमल में आता है तो कितना टाइम लगता है एक बच्चे को जो है वो एक जिसे कहते हैं मंजा हुआ खिलाड़ी बनने में? जी, बेसिकली ये जब बच्चा इस किसी भी गेम में एंटर होता है या हमारी गेम में एंटर होता है, तो सबसे पहले तो उसको हम ब्रेकफॉल वगैरह करवाते हैं, ठीक है। उसको गिरना सिखाते हैं, कैसे गिरना है ताकि इंजरी ना हो, इंजरी कम से कम हो। बेस के मैट पे हम उसको ब्रेकफॉल करवाते हैं और उससे उसको गिरने का तरीका पता चला है कि मैंने कैसे गिरना है। जब उसको थ्रो लगती है या वो लगाता है तो फिर इंजरी के चांसेस ना वो बहुत कम होते हैं। तो कितना अरसा एक अगर बच्चा जो है वो 10 साल की उम्र में स्टार्ट करता है तो वो कितने अरसे में गेम खेल समझ लेता है, टेक्निक्स को समझ लेता है? बस उसको अगर वो फुल फोकस करे अपना तो 3 मंथ से 6 मंथ में उसको अच्छा। काफ़ी ना गिरने का पता चल जाता है, ठीक है। और स्लोली स्लोली फिर टेक्निक्स का डेली 1-2 टेक्निक्स उसको गाइड करते रहें, सिखाते रहें, तो स्लो मतलब उसकी बेसिक जो है वो 3 मंथ्स में हो जाती है उसकी, अगर उसकी हो जाती और है। बाकी तो डिपेंड करता है कि वो कितना प्रैक्टिस कर रहा है और कितना ज़्यादा वो इसमें खुद एक्टिव है खेल में। सेम अगर कराटे की बात करें रहमान, तो कितना टाइम लगता है एक बच्चे को, अगर टीन एज में वो स्टार्ट कर रहा है तो वो कितना टाइम लेगा कराटे को सीखने में? कराटे में जो है ना बच्चे थोड़ा जल्दी पिक कर लेते हैं, क्योंकि ये इसमें किक पंच मैंने आपको बताया, और बच्चे जो है थोड़े, आपको पता है, थोड़े शरारती होते हैं, तो वो ज़रा स्पीड से इसको जल्दी पिक कर लेते हैं। तो हमारा वैसे होता है कि हम जितनी जल्दी हो सके बच्चों को डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन खिलाएं, क्योंकि कंपटीशन बच्चे को मिलेगा। अब यानी कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारे हालात जो हैं वो ही इतना यानी कि डिस्टर्ब हैं, तो कंपटीशन बहुत कम है। जैसे एकेडमी, अब सर भी खुद से अपने अभी हमने रिसेंटली करवाया है इवेंट एक बहुत अच्छा, तो वो भी सर ने खुद ही करवाया है। कोई भी इवेंट कराना है तो वो खुद से ही अपने एक्सपेंस हम लोगों ने लगाने। अगर गवर्नमेंट हमें थोड़ा सपोर्ट करने लग पड़े ना जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पर, तो मैं समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में टैलेंट की कमी नहीं है इधर बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे खेल हैं जो आप पूरे बच्चे पाकिस्तान खेलते हैं। से प्लेयर उठा लें और आपको फैसलाबाद डिवीजन के ज़्यादा प्लेयर मिलेंगे किसी भी गेम में चले जाएं आप। बिल्कुल नहीं, तो इसकी क्या वजह है कि हुकूमती इदारे जो है वो जो है स्पोर्ट फेडरेशन है वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है? मतलब कि ये एक ऐसा खेल है कि अगर बच्चे से सीखना शुरू करें, जैसे आपने बोला कि अगर स्कूल लेवल से, अगर बच्चों के स्कूल में ही ये गेम रखती जाए तो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं और लोगों में बड़ी अवेयरनेस आएगी बच्चों में कि अच्छा इस तरह का खेल भी है जिसको हम सीख कर आगे एक तो पैशनेटली बढ़ सकते हैं और इसे एज करियर भी परस्यू कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई बच्चा जूडो या कराटे ज्वाइन करता है तो उस सबसे पहले अगर वो बच्चा या बच्ची ज्वाइन करता है
तो अगर वो ट्रेनिंग करता रहेगा तो उसको वो अपने आप को मजबूत इतना कर लेगा कि वो खुद सेल्फ डिफेंस के लिए मजबूत हो जाता है। अगर उसको कहीं कोई ऐसा कोई मामला हो जाता है ज़िंदगी में तो वो खुद अपना डिफेंस जो है वो कर सकता है अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से कर सकता है। बिल्कुल, अगर प्लेयर्स के साथ सारी बात है कि अगर बच्चे सीखना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छे ट्रेनर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रहमान, आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो ऐसे ट्रेनर्स मौजूद हैं, जैसे माशाल्लाह आप दोनों अपने अपने खेल में जो है वो एक्सपर्ट हैं, तो क्या आपके अलावा कोई मतलब ऐसे ट्रेनर्स हैं मौजूद हैं जो अगर स्कूल्स में ये सिस्टम स्टार्ट किया जा सके तो स्कूल्स के साथ एसोसिएट होकर इस चीज़ को हेल्प आउट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अब पहले इतनी यानी कि अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब फेडरेशंस ने, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने और जूडो फेडरेशन ने जो है वो मुख्तलिफ कोर्सेज रखे हुए हैं। और जो लोग कोचिज़ जो जाके वो अटेंड करते हैं, सेमिनार्स हो या रेफरी जजेस कोर्स हो या वट एवर कोचिंग कोर्स हो, तो फिर वो अवेयरनेस उनको मिलेगी, फिर ही वो आगे आगे ट्रेनिंग करवाएंगे। और मुख्तलिफ हमारे फैसलाबाद में माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कोचिज़ हैं। तो जो मतलब हम लोग, हर बंदा अपने आप को अच्छा कहता ही है, लेकिन और भी बहुत सारे माशाल्लाह अच्छे कोचिज़ हैं। जारी बात है कि सीखने का अमल तो हमेशा जारी रहता है, चाहे आप उस्ताद हैं चाहे आप शागिर्द हैं। तो जैसे आप खुद भी मैं अभी कोच भी हैं। आपकी बात काट दी, मैं सर से अभी भी कुछ ना कुछ तकनीक, क्योंकि सर ने ज़रा बाहर भी इनके टूर्स वगैरह होते रहते हैं, तो फिर हम इनसे टेक्निक्स लेते रहते हैं ताकि जूनियर्स को आगे हम डेवलप कर सकें। बिल्कुल, बल्कि मैं रहमान से बात करने से पहले आपसे जानना चाहती हूँ, आपने बिल्कुल ही बताया कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रेनिंग्स ली, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस तरह की टेक्निक्स आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में और उसमें क्या डिफरेंस है ट्रेनिंग के हवाले से? स्पेशली बेसिकली जो आउट ऑफ कंट्रीज हैं वहाँ बच्चे जो है ना वो छोटी एज से स्टार्ट ले लेते हैं जी। अभी मैंने ईरान में देखा है, इटली में भी देखा है, बुल्गारिया में देखा है, तो ताजिकिस्तान गया हूँ, मंगोलिया गए हैं हम लोग, उधर देखा है कि माशाल्लाह एक ही हाल में 4-4 मैट्स लगे हुए हैं और जूनियर जो बच्चे हैं उनकी क्लास में कम से कम 150-200 बच्चा होता है। ओके। वो ग्रास रूट लेवल पे जो है ना उनका स्कूल सिस्टम के, उनके स्कूलों में ये 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास होती है, उनको पढ़ाया जाता है जूडो के बारे में, कराटे के बारे में बताया जाता है कि ये स्पोर्ट्स है, ऐसे करो। वो जिसका दिल जिस तरह बच्चा जाता है, हाँ। जिस गेम में वो जाना चाहे वो जाता है और वो मतलब वर्ल्ड में खेल। और ये कितना टाइम पहले की बात है जो ट्रेनिंग्स वगैरह आपने ली सारी? मैं लास्ट टूर मेरा 2017 में है। ओके। ताजिकिस्तान का। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जी, उधर वर्ल्ड जूडो कप था, उसमें मैंने एज ए कोच पार्टिसिपेट किया था और मैं टीम लेके गया था और अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारा। तो ये इसी एक्सपीरियंस से हमें ना दूसरा ये हमने ईरान में 3 मंथ के ट्रेनिंग कैंप किए हुए हैं। ओके। और उन्हीं ट्रेनिंग कैंप की बना पर हम आगे जो हमारे जूनियर्स हैं उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का 8 साल मैंने कोचिंग करवाई है पाकिस्तान की। माशाल्लाह। पाकिस्तान तो जूडो यहाँ फेडरेशन से के सिर्फ इन ट्रेनिंग सेशंस के लिए आप अकेले जाते हैं या कोई ग्रुप होता है एक ट्रेनर्स का जो जाता है और वहाँ पे जाके सारी ट्रेनिंग वगैरह लेता है? जो हमारी टीम की ट्रेनिंग होती है बेसिकली जैसे कि साउथ एशियन गेम्स आ गई और उसका कैंप जो है वो 2 मंथ के लिए 3 मंथ के लिए आउट ऑफ कंट्री में पाकिस्तान जूडो फेडरेशन हमें भेजती है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बिहाफ पर। तो उधर हम जाके फिर जो फॉरेनर ट्रेनर होते हैं हमारे उनसे हम ट्रेनिंग लेते हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लास्ट साउथ एशिया हुई थी उसमें अपना 6 गोल्ड मेडल थे और 2 सिल्वर थे। माशाल्लाह। हमारी लड़कियां जो फौजिया माशाल्लाह चैंपियन हुई है, हमेरा हुई है। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है। और लड़कों में हमारा शाह हुसैन शाह, हाँ। वो माशाल्लाह गोल्ड हुआ है। और बहुत से लड़के हमारे मतलब खेल में जूडो ऐसे नाम है जैसे आप बता रहे हैं कि ये वो खिलाड़ी हैं जो अपने टैलेंट के बलबूते पे ऊपर गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इन खेलों को पहचान नहीं दी गई, वो मुकाम नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो हमारे हिडन स्टार्स हैं जो कहीं छुप के बैठे हुए हैं, कहीं दब के रह गए। हालांकि जिस तरह से इनको पजीराई मिलनी चाहिए उस तरह से नहीं मिल पाती, क्योंकि तारी बात है जब आप अच्छा खेल खेलते हो ना तो तारीफ जो है वो हर किसी का हक होता है और प्लेयर की तारीफ जो है ना उसका सबसे बड़ा इनाम होता है। तो इसी तरह अगर कराटे के हवाले से भी रहमान बात करें तो जैसे गजनफर साहब ने बताया कि हुकूमती इदारों की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो क्या कराटे के हवाले से भी इसी तरह की जो है वो सहूलियत का फुकदान है? जैसे आपने फर्स्ट स्टार्ट में बोला था कि क्रिकेट बुरी नहीं है जी, लेकिन वो बस तवज्जो अगर एक चीज़ की तरफ इंसान कर लेना तो फिर बाकी जो है ना वो सारी इग्नोर्स हो जाती हैं। बस सिर्फ ये इशू है। और क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा एक चीज़ जब बार बार दिखाई जाती है, ये आपके प्लेटफॉर्म से हमें एक मैसेज देने को मिल गया कि हमारा यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी गेम्स को, जैसे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं
तो अब तो हमारा ये अपना चैनल है, तो ये लोग जाते हैं हर जगह पे, इवेंट कहीं पे भी हो तो वो पहुंचते हैं, तो हमें बड़ी दिली खुशी होती है और इससे बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है स्पोर्ट्स। अगर इसी तरह सारे लोग मिल जाएं और मिलके सपोर्ट करें थोड़ा बहुत, तो मेरा ख्याल है कि हमें बहुत खुशी हुई जब हमें पता चला कि आप लोग हमें कवरेज दे रहे हैं और आप लोगों ने हमारा जो प्रोग्राम था वो टीवी में दिखाया और बहुत से लोगों की हमें कॉल्स आई हैं जी कि सर आपका क्लब किधर है, हाँ। हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे जो है वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, बिल्कुल वो देखने से पता चला है। जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमारी हमेशा से हमारे चैनल की यही कोशिश रहती है कि हम हर तरह का जो है ना वो खेल के हवाले से लोगों तक वो आगाही पहुंचाएं, ताकि बाद में उनके इंटरेस्ट पे ये जो है मुनहसर है कि वो किस खेल की तरफ जाना चाहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल कोई भी हो, अच्छा खेल खेलने वाले जो है ना उनकी कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कराटे हैं, चाहे वो जूडो है, क्रिकेट है, हॉकी है, स्क्वॉश है, किसी भी तरह का जो है वो खेल खेला जाता है। सिर्फ जो ज़रूरत इस चीज़ की है कि उसको जो है वो उतनी अहमियत, मुकाम और हर खेल की जो है ना वो अलग से एक बजट होना चाहिए, ताकि उसे खेलने वालों के लिए जो है ना वो सहूलियात कम नहीं पड़े। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। खेलों के हवाले से बात करें तो आज बहुत ही एक अहम खेल के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, जो कि है क्रिकेट और जूडो। क्रिकेट के कराटे के बारे में और जूडो के बारे में हमेशा से बात तो होती आई है, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट खेलों पर जो है उतने ज़्यादा के तवज्जो नहीं देती जितनी कि तवज्जो की वो हकदार हैं। और इसी तरह से जो कराटे हैं हमारे, वो भी कहीं ना कहीं जो है ना वो बहुत सारे मसाइल का सामना है उनको। जूडो के हवाले से बहुत सारे मसाइल का सामना है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एक अच्छी बात ये है कि जितने भी हमारे कोच हैं, हमारे ट्रेनर्स हैं, वो खुद ही अपनी जो है वो सेल्फ स्ट्रगल के थ्रू जो है वो डिफरेंट तरह के क्लब्स को चला रहे हैं, ताकि बच्चों को जो है वो इस तरह के खेल को सिखा के आगे लेके जाया जा सके, नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सके। सर, अगर जैसे कि हमने अपनी पूरी कन्वर्सेशन में मैंने जो है कई बार सुना, आपने कहा कि बच्चियाँ और बच्चे, तो लड़कियों का कितना रुझान है इस खेल की तरफ, और कितना आप देखते हैं कि कितनी रेशो है उनकी, कितना इंटरेस्ट है उनका इस खेल में? सेम एज बॉयज, लड़कियां भी उतनी ही इंटरेस्टेड हैं, बट उनको सपोर्ट चाहिए। क्योंकि हमारी थोड़ा सोशल बिहेवियर भी वैसे है ना, कि हमारे यहाँ उतना ज़्यादा लोगों में इन चीज़ों को लेकर आगाही नहीं है कि उतना लड़कियों को सपोर्ट किया जा सके। देखिए, बच्चे बच्चियाँ स्कूल कॉलेज में हैं, अभी जो मैट्रिक कर लेते हैं वो बहुत से लोग हमें कॉल्स करते हैं कि सर हमारा एडमिशन नहीं हो रहा यूनिवर्सिटी में, तो काइंडली हमारे सारे को स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगा दें ताकि हमारा ना एडमिशन हो जाए। ओके। तो बहुत से लोगों को हम जो इस लेवल पर होते हैं उनको सपोर्ट भी करते हैं कि फॉर एग्जांपल के उसका हमने उसको जूडो का छोटा मोटा टूर्नामेंट दिया और उसका रजिस्ट्रेशन हो गई। नेक्स्ट टाइम वो जो लड़की है वो माशाल्लाह चैंपियन भी हुई है माशाल्लाह, और उसने यूनिवर्सिटी जाके कॉलेज जाके मेहनत की, अपनी क्लासेस लेती रही है उधर। यूनिवर्सिटी में अच्छे कोचेज हैं हमारे जो भाई हैं, वो भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट होते हैं, यूनिवर्सिटियाँ अपने तौर पे पार्टिसिपेट करती हैं। फैसलाबाद की यूनिवर्सिटीज़ में कराटे और जूडो सिखाया जा रहा है? जी बिल्कुल है जी, हमारी फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं जूडो की तकरीबन 5-6 साल से उनको क्लास देता हूँ। अच्छा। जब बट वो बुलाते उस वक्त हैं जब उनका टूर्नामेंट आता है शॉर्ट टाइम के लिए, 10-15 दिन के लिए, कहते हैं जी हमें आगे थोड़ा सा ना गाइड कर दें। जीसी यूनिवर्सिटी है, वुमेन यूनिवर्सिटी धोबीघाट जी, वो भी मैंने तकरीबन 4 साल करवाया। हाँ, नहीं अगर तो ये सिर्फ कंपटीशन से पहले आपको बुलाया जाता है, तो बाकी का पूरा साल जो है वो किस तरह से फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है? क्या उसके लिए अलग से ट्रेनर्स हैं? यही तो बेसिक जो है ना, यही तो मामला ख़राब है उनका। अगर वो परमानेंटली डेली बेसिस पे या वीकली 2 टाइम या 3 टाइम क्लास रखें तो उनके बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब कि सिर्फ उसी टाइम के लिए बुलाया जाता है, तो फिर तो इस पे परफॉर्मेंस पे भी बहुत असर पड़ता होगा। सारी बात है, परफॉर्मेंस वो नहीं रहती उनकी। जो बच्चे डेली ट्रेनिंग कर रहे हैं वो उनको ये लूज हो जाते हैं फिर जाके। तो बाकी की ट्रेनिंग क्या वो सारा साल खुद से फिर बच्चे करते हैं, या फिर जो है वो ट्रेनिंग की नहीं जाती, सिर्फ उन्हीं दिनों में की जाती है? नहीं, वो उन्हीं दिनों में करते। काफी बार उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसका ना प्रॉपर कोई क्लास रखें, हम हाजिर हो जाया करेंगे, कोई मामला। बिल्कुल बिल्कुल
ठीक है, और कराटे के हवाले से भी अगर बात करें तो कराटे की भी इस तरह की मतलब अब हमारे जो गर्ल्स की और बॉयज़ की सेपरेट क्लासेस होती हैं। ओके। और हमने उसके लिए गर्ल्स, क्योंकि आपने जैसे बोला कि कुछ लोग गिल्टी फील करते हैं गर्ल्स को घरों से बाहर निकालने में या इस तरह कि ये क्या आपने कराटे सीखने हैं या ऐसे, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि अपने साथ फीमेल कोचेस जो है ना वो उनको साथ में अवेल रखें, ताकि क्योंकि उसमें ऐसे पुश भी करना है, पकड़ना है, ऐसे ग्रिप करना है सिखानी है जी, तो वो फिर हम साथ गाइड कर देते हैं, तो वो फिर उसके लिए बड़ा इजी हो जाता है। और गर्ल्स माशाल्लाह बड़ी अच्छा कर रही हैं, हमारी इंटरनेशनल चैंपियन है। इन दोनों खेल से हटके भी ना पर्सनली एज फीमेल मैं समझती हूँ कि डिफेंस की जो टेक्निक्स है ना वो हर स्कूल में, चाहे छोटा बड़ा कोई भी है, हमारा सरकारी या प्राइवेट स्कूल है, तो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक स्पेशली फीमेल्स को ज़रूर सिखानी चाहिए, ताकि बहुत सारी जगहों पे हम ऐसा देखते हैं कि सोशली अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बाहर कुछ माशरती रवैये ऐसे हैं कि हमें बड़ी अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अगर फीमेल घर से बाहर निकल रही है तो अगर उसको अपनी सेल्फ डिफेंस आता है ना करना, तो मुझे लगता है बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग के हवाले से बात करें तो कितना टाइम इसके लिए देना चाहिए दिन में, और डाइट किस तरह की रखनी चाहिए प्लेयर्स को? डाइट कोशिश करें जो भी आप घर में बनाते हैं अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट लें आप लोग, ठीक है। बाहर से ये फास्ट फूड है इससे अवॉइड करें, तो देसी घी का इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। अच्छा। वो अच्छा है लेगमेंट्स के लिए, जॉइंट्स के लिए। लेकिन महंगाई बहुत है, लोग इतना अफोर्ड भी नहीं करते कि ऑलिव ऑयल और महंगाई तो है, ये जो आजकल तेल आए हुए हैं तरह तरह के, ये भी तो सारे केमिकल वगैरह के हैं, इसी वजह से बीमारियां ज्यादा आ रही हैं। कोशिश करें कि जो भी चीज़ आप खाते पीते हैं वो देखें कि आपको ये कितना फायदा दे रही है और कितना नुकसान है इसका। और दिन का कितना हिस्सा, कितना टाइम, घंटे जो है इसकी ट्रेनिंग के लिए देने चाहिए, एक मतलब अगर मिनिमम बात करें तो? ये 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है जी। अच्छा, बस मतलब अगर डेली भी आप कर रहे हो ठीक है, नहीं तो वीकली भी इसका कोई है? वीकली कर लें आप, हफ्ते में 2-3 दफा ट्रेनिंग कर लें। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है ये। बिल्कुल लंबी क्लास नहीं होती। ओके। और कराटे के हवाले से अगर बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, वो पेरेंट्स को पहले ही पता ही होता है, क्योंकि जैसे हमें छोटे होते हैं पेरेंट्स गाइड करते हैं कि ये आपने ये खाना है, ये नहीं खाना, वही सेम डाइट है। लेकिन हमें तो अब ट्रेनिंग में भी आगे पता लगा है कि अच्छा खाना ही ये था, जैसे सर ने बोला है कि जो डाइट्स है खानी वही चाहिए। और ट्रेनिंग भी ऐसी है, हम रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए 1-1.5 घंटा। मॉर्निंग के टाइम हमें वॉक्स लाजमी करनी चाहिए, सुबह के टाइम समझते हैं हम कि हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अच्छा। वॉक या एक्सरसाइज हल्की फुल्की करनी चाहिए। और जो हार्ड ट्रेनिंग है वो बंदा इवनिंग में कर लें आप। ठीक। तो इसके हवाले से अगर कभी कंपटीशंस आते हैं तो तब क्या प्लेयर कोई स्पेशल कोई डाइट वगैरह को फॉलो करते हैं, या सेम आप इन्हीं चीज़ों का एहतियात करके जो है कर सकते हैं? स्पेशल डाइट होती है और बाकायदा इसका कैंप अनाउंस किया जाता है 1 मंथ का। अगर पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल के नेशनल का कैंप अनाउंस हो गया कि नेशनल आ रही है 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद नेशनल है, तो उसका कैंप जो है वो डिपार्टमेंट्स जो है वो 1 मंथ का अनाउंस कर देते हैं। और लड़के लड़कियां उधर जाके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती हैं और वहाँ फिर वो अपनी डाइट भी अच्छी रखती हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो डाइट भी देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान जूडो फेडरेशन है, और वो A to Z डाइट भी देती है और ट्रेनिंग भी करवाती है। और जो अच्छे लड़के हैं उनको वो अपना सपोर्ट करते हैं, अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पर आउट ऑफ कंट्रीज में ट्रेनिंग के लिए भी भेजते हैं हमारे। बिल्कुल, ताकि अच्छे अंदाज से जो है वो प्लेयर्स खेल सके, पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके। और बिल्कुल मकसद भी यही होना चाहिए। जनफर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। रहमान, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। खेल किसी भी तरह का हो, बस उसकी जो है उसके लिए मुनासिब सहूलियात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।